प्यारे बच्चों, क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम लोग अर्थशास्त्र का देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का हल जान लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब पैसा का क्या काम है। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक या मुख्य कार्य, तो इसे आधारभूत अथवा मौलिक कार्य भी कहते हैं। और प्राथमिक या मुख्य कार्य के अंतर्गत 2 तरह के काम है। सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। पैसा क्या है, तो लेन देन करने के काम में आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के एक मुख्य कठिनाई यह थी कि उनमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। मतलब यदि हमको जूता लेना है और मेरे पास चप्पल है, तो हमको ऐसा आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो मेरा चप्पल ले ले और बदले में हमको जूता दे दे। तो ये बहुत कठिन काम होता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। आज किसी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है और उस मुद्रा से आवश्यकता अनुसार बाजार में वस्तुएं खरीदी जाती है, अर्थात मुद्रा विनिमय का माध्यम है। दूसरा पॉइंट है मूल्य का मापक। तो मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य अथवा कीमतों को मापा जा सकता है तथा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब मूल्य का मापक करने मतलब है कि पैसा में किसी भी चीज़ का मूल्य को मापने का गुण पाया जाता है। जैसे मोबाइल 14,000, आलू 20 रुपये किलो, प्याज 10 रुपये किलो। तो ये मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अब इसका दूसरा काम है गौण अथवा सहायक कार्य। तो इस श्रेणी में उन कार्यों को सम्मिलित करते हैं जो प्राथमिक कार्यों के सहायक हैं। इसमें निम्न कार्य। पहला, स्थगित भुगतानों का मान। तो जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। जैसे दुकान से हम सामान लिए और बोलेंगे कि आज पैसा नहीं है, 2 दिन बाद आपको पैसा देंगे, तो वो हो गया स्थगित भुगतान। तो मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि पहला, अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। मतलब अगर हम 10 रुपये का सामान लिए हैं तो उसका मूल्य क्या होगा, बदलेगा नहीं जल्दी। दूसरा है इसमें समान स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मतलब इसको सभी कोई मानते हैं, सब कोई को इसे मानना पड़ेगा, पैसा को कोई इनकार नहीं करता है। तीसरा है अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। फिर अगला है स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करके मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक होती है। मतलब अगर हम किसी से उधार लेके अपना धंधा पानी शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, हम एक पूंजी निर्माण अपना कर सकते हैं और बाद में पैसा कमा के अगला को हम चुका सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है मूल्य का संचय। तो मुद्रा के मूल्य संचय से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है। मतलब मूल्य का संचय मतलब हम लोग है कि पैसा को जमा करके रख सकते हैं। अभी हमारे पास पैसा, अभी हमको खर्चा नहीं करना तो रखे रहेंगे, तो इसका मतलब हुआ संचय करना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है, इसे ही मुद्रा का संचय कहा जाता है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करना सरल होता है क्योंकि पहला पॉइंट है इसमें मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती है। तीसरा है मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है मूल्य का हस्तांतरण। मतलब पैसा को हम लोग एक जगह से दूसरा जगह आसानी से भेज सकते हैं। तो मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है क्योंकि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति दूसरे को दे सकता है अथवा एक स्थान पर अपनी अचल संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। और इसका तीसरा काम है आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य मतलब अचानक के काम निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक आय का वितरण। दूसरा है साख निर्माण का आधार। तीसरा है अधिकतम संतुष्टि का माप।
चौथा है राष्ट्रीय आय का वितरण, छठा है शोधन क्षमता की गारंटी, और लास्ट पॉइंट है पूंजी की तरलता में वृद्धि। तो ये इसके मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, समग्र मांग के घटकों को लिखिए। समग्र मांग को हम लोग कुल मांग भी बोलते हैं, कुल मांग बोलिए या समग्र मांग बोलिए, एक ही चीज़ है। तो समग्र मांग या कुल मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। कहने मतलब है कि अगर हमको बाज़ार से सामान खरीदना है तो हम घर से अनुमान लगा के चलते हैं 400 या 500 रुपया में हो जाएगा सामान मेरा। तो जो हम लोग योजना बनाते हैं कि इस चीज़ में इतना खर्च होगा मेरा, वही मेरा कुल मांग या समग्र मांग कहलाएगा। मतलब हम लोग खर्चा नहीं किए हैं, उस पर योजना बनाए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग, जिसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे एडी, को मापने समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। मतलब खर्च किया हुआ पैसा नहीं, खर्च करने के लिए जो योजना बना के रखते हैं उसकी हम लोग समग्र मांग में बात करते हैं। समग्र मांग या कुल मांग के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है निजी उपभोग व्यय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सी बोलेंगे। इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। दूसरा है निजी निवेश मांग, जिसको हम लोग आई बोलेंगे। तो इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। तीसरा है सरकारी व्यय, जिसको हम लोग जी बोलेंगे। इसमें सरकारी उपभोग में व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय सैन्य सुरक्षा प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च या सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय है सड़कों, डैमों और पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय। चौथा पॉइंट है शुद्ध निर्यात, जिसमें है जिसको हम लोग आयात माइनस निर्यात बोलेंगे। तो विदेशियों द्वारा हमारी वस्तु के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय या समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने वाले व्यय को घटाया जाता है। अतः एक्स माइनस एम मतलब शुद्ध निर्यात को समग्र मांग एडी में जोड़ा जाता है। अतः समग्र मांग के प्रमुख तत्व क्या है? तो एडी बराबर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था मतलब होता है जिसका बाहर के देशों से व्यापार व्यवसाय होता है। और एडी बराबर सी प्लस आई ये बंद अर्थव्यवस्था में होगा। अब जहाँ एडी क्या है? समग्र मांग है, सी है सो निजी उपभोग व्यय है, आई है सो निजी निवेश व्यय है, और जी है सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम है सो शुद्ध निर्यात है। इसको हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं। ये एकता रेखा कहलाएगा और ये एडी जो है ये समग्र मांग का रेखा है। मतलब आय और रोजगार बढ़ने से समग्र मांग भी क्या होता है? बढ़ता है। चित्र में एडी वक्र का बाएं, यहाँ बाएं हो जाएगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे आय और रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है कुल मांग भी बढ़ती जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एमपीसी का मान 0.75 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एमपीसी का मान कितना है? 0.75। तो के बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पर एमपीसी की जगह मान बैठा देंगे कितना? 0.75। तो हो गया 1/1 माइनस 0.75। अब 0.1 में 0.75 को घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 0.25। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अब यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 को 0 पड़ जाएगा और 25 चौके 100, तो आपका 4 हो गया गुणक का मान। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। वस्तु की कीमत दिया हुआ है 5, 4 और वस्तु की मांग मात्रा दिया हुआ है 20 और 30। तो हम लोग को मांग की कीमत लोच ज्ञात करना। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग मांग की कीमत लोच को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी कैसे निकलेगा? तो जो शुरू का मूल्य है 5 वो हो गया आरंभिक मूल्य, और बाद वाला जो मूल्य हो गया वो हो गया, उसको हम लोग P1 मानेंगे। ठीक, तो P मेरा कितना हो गया? 5 और P1 को मान हो गया मेरा 4। अब डेल्टा P कैसे निकलेगा? तो P1 में P को घटा देंगे, मतलब 4 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा मेरा डेल्टा P? 1 आ जाएगा, -1।
उसी तरह सेम डेल्टा क्यू निकालेंगे। तो शुरू वाला जो क्यू है माने शुरू का वस्तु का मात्रा उसको क्यू मानेंगे, कितना है 20, और बाद वाला को Q1 मानेंगे, कितना है 30। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस क्यू, मतलब 30 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये निकल गया डेल्टा क्यू। अब हम लोग मान बैठा देंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ED बराबर माइनस डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी बराबर माइनस डेल्टा क्यू बट्टा क्यू। अब गुना में, ये भागा में है, इसको गुना में चेंज करें तो ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो P बट्टा डेल्टा P हो गया। अब यहाँ मान देख देख के बैठा देंगे। डेल्टा क्यू कितना है मेरा, तो डेल्टा क्यू निकला है मेरा 10, तो यहाँ 10 बैठा दिए। फिर है क्यू, क्यू कितना है, शुरू का मात्रा कितना है 20, तो यहाँ 20 बैठा दिए। फिर गुना P, P का मान देखिए यहाँ 5 है, तो 5 बैठा दिए। और फिर आपका डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी मेरा कितना निकला -1, तो -1 बैठा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ कट जाएगा 10 दूनी 20, तो यहाँ गुना होगा ये इससे, तो हो जाएगा 5 बट्टा -2, ये इतना हो गया। अब 2 से इसको भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, तो यहाँ माइनस हो गया। और सॉरी माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस और ये जो माइनस है ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना निकलेगा 2.5। तो अतः ED बराबर 2.5, और ये 2.5 जो है वो क्या है, 1 से अधिक है, इसलिए आंसर में फिर नीचे लिखेंगे मांग किलोज इकाई से अधिक है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थर्ड पार्ट में हम लोग फिर 16 से 19 तक के प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।